हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम सॉइल मैकेनिक्स के 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। देन ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ। Then directly proportional to drainage path and inversely proportional to time. Then D directly proportional to square of drainage path and inversely proportional to time. फ्रेंड्स यहाँ पे 81 में हमें कहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसे बोलते हैं और उसका यूनिट क्या रहता है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू यू। अब फ्रेंड्स is the ratio of consolidation of entire soil layer at any time to the final consolidation of the layer। तो ये रेशियो रहता है फ्रेंड्स इनिशियल कंसोलिडेशन और फाइनल कंसोलिडेशन का रेशियो रहता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, तेरजागी ने इसका एक इक्वेशन दिया था टाइम फैक्टर के लिए। तेरजागी इज नोन एज अ फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो कार्ल तेरजागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अब फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। इसमें जो सी वी है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, टी इज अ टाइम है, डी इज अ ड्रेनेज पाथ है और टी वी इज इक्वल टू टाइम फैक्टर है। और इट इज टाइम फैक्टर इज डिपेंड ऑन यू, दैट मीन्स यू इज अ कंसोलिडेशन। ओके, दैट मीन्स 81 में फ्रेंड्स हम अब ऑप्शन देखेंगे तो 81 में क्या आएगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाय डी स्क्वेयर। दैट्स वाई यू सी इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ ड्रेनेज पाथ। ओके, यहाँ पे टी वी इज ऑल्सो नोन एज अ यू। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इस पर राइट आंसर है हमारा बी 81 में। ओके, देन नेक्स्ट 81 में बी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है टाइम फैक्टर टी फॉर अ क्ले लेयर इज अ डायमेंशनल पैरामीटर, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर। फ्रेंड्स ये सभी ऑप्शन हम देखेंगे बारी बारी से। पहले टाइम फैक्टर का इक्वेशन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो हम देखें हमने लास्ट क्वेश्चन देखा कि टाइम फैक्टर टी वी इज ऑल्सो यू एंड इट इज इक्वल टू सी वी इंटू टी बाय डी स्क्वेयर। सी वी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, देन टी इज इक्वल टू टाइम, देन डी इज ड्रेनेज पाथ एंड ओके, देन सी इस इक्वेशन के एग्जैक्ट इक्वल टू फ्रेंड्स एक और इक्वेशन रहता है। ये इक्वेशन इस तरह से रहता है के ये बाय एम वी इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू टी बाय डी स्क्वेयर। सेम एज इसके यहाँ पे सी वी की इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू के बाय एम वी अपॉन गैमा डब्ल्यू होता है। तो फ्रेंड्स K is a permeability, coefficient of permeability, then gamma W is a unit weight of water, then mv is a coefficient of volume change। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, टाइम फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है एज पर बिलो इक्वेशन। डायमेंशनल पैरामीटर आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टाइम फैक्टर एक डायमेंशन लेस है फ्रेंड्स, नॉट अ डायमेंशन, डायमेंशन लेस है। ओके, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद सी क्यों नहीं आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। यस, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, पर ड्रेनेज पाथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ। ओके, देन इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, तो नहीं डिपेंडेंट होता है ये। ओके, तो फ्रेंड्स 82 में हमारा आंसर आएगा, 82 में क्वेश्चन नंबर 82 में बी हमारा आंसर रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 83, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन ऑफ रिमोल्डेड सैंपल ऑफ क्ले विथ सिंगल ड्रेनेज इज टी,
then the time required to consolidate the same sample of clay with same degree of consolidation but double drainage। यहाँ पे डबल ड्रेनेज होता है, बाकी सब सेम रहता है, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, सेम सैंपल, सेम क्ले एंड टाइम इज टी, और हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड है 50% हो जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे उसका किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, कंसोलिडेशन इज अ 50% फॉर सिंगल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज क्या होता है कि जैसे कि ये हमारी एक हमारे कोई भी हम उसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते थे, तो हमारा एक ही जगह से पानी निकलेगा, तो उसे हम सिंगल ड्रेनेज कहते हैं। और कंसोलिडेशन 50%। डबल ड्रेनेज में क्या होता है, हमारा पानी हाफ हाफ, यानी कि यहाँ इतने तक का पानी हमारा यहाँ से निकल जाएगा और इतने तक का पानी हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो उसे डबल ड्रेनेज कहते हैं। इसको ही सेम यही एग्जाम्पल को हम स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम का दरवाजा है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे लाइक दैट, तो सभी स्टूडेंट का जाने की जगह यहाँ से ही है, तो इसे हम सिंगल ड्रेनेज बोलेंगे। अगर हमारा क्लासरूम थोड़ा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा यहाँ और एक दरवाजा यहाँ, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आधे बच्चे जो आधे यहाँ तक के बच्चे आगे से निकल जाएंगे और पीछे के बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, उसे हम डबल ड्रेनेज बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ड्रेनेज का कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये रहता है। ओके, देन नेक्स्ट, तो ये हमारा हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे, टी वी इज इक्वल टू सी वी टी, डी स्क्वायर टाइम फैक्टर का इक्वेशन है। तो टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी को हम इस तरफ ला देते और हमारा क्या होगा, ये डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ दैट मीन्स टी वी इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी टी। ओके, तो टी वी इंटू डी स्क्वायर इंटू सी वी टी हुआ। अब क्या होगा, टी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स T1 बाई T2 इज इक्वल टू D1 बाई D2 का होल स्क्वायर हुआ। तो दैट माई, यहाँ पे D तो D है और यहाँ D इज इक्वल टू D बाई 2, तो यहाँ क्या हुआ, T2 इज इक्वल टू T1 बाई 4 हमारा आंसर बनेगा। इसका सिंप्लीकेशन दोगे तब। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्ले लेयर ए विद अ सिंगल ड्रेनेज। अब आपको पता चल गया कि फ्रेंड्स सिंगल ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV टेक्स 6 months टू अचीव अ 50% कंसोलिडेशन। द टाइम टेकन बाय क्ले लेयर B ऑफ द सेम थिकनेस और विद द डबल लेयर ड्रेनेज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज CV बाय 2। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कंसोलिडेशन भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 months, 6 months, 12 month और 24 month। तो हम इस तरह से दोनों को अलग कर देंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा लेयर है, यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2 हम बना देंगे, लेयर 1 लेयर 2। अब लेयर 1 में सिंगल ड्रेनेज है, दैट्स वाई दे यहाँ से ही पानी निकलेगा, उसकी सिंगल ड्रेनेज बोलते हैं। और हमारे जाने की जगह दो जगह से, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से निकलेगा, तो हमें डबल ड्रेनेज बोलते हैं। और सिंगल ड्रेनेज में क्या होता है, यहाँ पे डबल ड्रेनेज में D/2 दिया हुआ है, जो D हमारा ड्रेनेज का पाथ है वो D/2 दिया हुआ है। कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है वो भी CV/2 दिया हुआ है, दैट्स वाई इट इज गिव टू 50%। और यहाँ पे टाइम T हमको 6 month दिया हुआ है, CV हमारा CV ही है और कंसोलिडेशन 50% उसमें भी दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो हमारा टाइम फैक्टर का इक्वेशन लगाएंगे, उसमें हम D को यहाँ पे लाएंगे और TV को यहाँ नीचे ला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, TV/D CV इंटू T/TV, और हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू पुट्स कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से उसका सिंप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा T इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा 84 में 3 इज 3 month, दैट्स वाई A इज अ राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट
85, question number 85. Coefficient of consolidation for a clay normally. ये फ्रेंड्स ये फंडामेंटल क्वेश्चन है 85 में हमें पूछ रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर अ क्ले नॉर्मली डिक्रीज विद इंक्रीज द लिक्विड लिमिट, इंक्रीज विद इंक्रीज लिक्विड लिमिट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद इंक्रीज, देन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट और रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लिक्विड लिमिट। तो फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन देख के आपको नेग्लेक्ट करने की जब बात आती है तो हमारा क्या होता है, क्ले में कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हम करते हैं तो हमारी लिक्विड लिमिट हमेशा बढ़ती है, और बढ़ती है तो उसमें हम दो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज लिक्विड लिमिट। तो किसके साथ बढ़ती है, तो वो प्रोपोर्शनल में नहीं होती, वो इन्वर्सली होती है। तो उसके बाद आगे का हमारा आएगा डिक्रीज। तो हमारे दो ऑप्शन थे इंक्रीज वाले, तो इंक्रीज में हमने ये दो ऑप्शन पसंद किए। उसमें फ्रेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है तो आगे भी डिक्रीज आएगा, तो हम इसको राइट आंसर मानते हैं। अब फ्रेंड्स 85 में हमारा राइट आंसर है ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 86, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी of the specimen at any stage of loading can be made. There are two type of find out to permeability. कंसोलिडेशन की टू मेथड होती है फाइंड आउट करने की। एक फिक्स्ड रिंग मेथड होती है जो हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते कि ओनली इन अ फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर, देन ओनली इन अ फ्लोट रिंग टाइप ऑफ कंसोलिडोमीटर, देन ए और बी बोथ, नन ऑफ अबोव। ओके, तो टाइप ऑफ कंसोलिडोमीटर दो टाइप के होते हैं, फिक्स रिंग कंसोलिडोमीटर एंड फ्लोटिंग रिंग कंसोलिडोमीटर। तो यहाँ पे कौन से दिए हुए हैं फ्रेंड, फिक्स रिंग कंसोलिडोमीटर एंड फ्लोटिंग रिंग कंसोलिडोमीटर। तो हमारा आंसर आएगा पर क्या, एट एनी स्टेज में फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर आएगा ए, ओनली इन फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर इज यूज्ड इन दिस डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन। ओके, तो 86 में हमारा राइट आंसर रहेगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, compressibility of sandy soil is equal to, compressibility sandy soil is equal to almost equal to that clay soil, much greater than clay soil, much less than clay soil and none of above। तो फ्रेंड्स 87 में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉइड रेशियो रहता है सैंडी सॉइल में एज कंपेयर क्ले के कंपेयर में कम रहता है, क्ले के कंपेयर में वॉइड रेशियो कम रहता है। इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्ले की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू, क्ले की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सैंडी। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि मच लेस देन सैंड की मच लेस देन दैट क्ले सॉइल। तो यहाँ से हम सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, सी इज़ अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यहाँ पे मैंने थोड़ा सॉल्यूशन दिया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच कैन डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर्स अंडर कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी किसे बोलते हैं, तो जो वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी अंडर अ लोड ऑफ कंप्रेशन। ओके, अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, दो टाइप के लोड होते हैं, स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। जब भी स्टैटिक लोड हमारे लगाते तो बहुत टाइम के लिए जब लगाना होता है, इसी कंसोलिडेशन में हम स्टैटिक लोड लगाते हैं और कंप्रेशन में हम डायनेमिक लोड लगाते हैं। तो ये दो टाइप के लोड हम उस पर लगाते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता है कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है और हमारे जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है यानी कि उसमें चेंज आता है, और हम जो वॉइड्स होते हैं उसको वो भी रिमूव हो जाते हैं। ओके, अब देखो वॉइड रेशियो इज मोर इन फाइन ग्रेनेड सॉइल देन कोर्स ग्रेनेड सॉइल। वॉइड रेशियो किस में ज़्यादा होता है, वॉइड रेशियो फाइन ग्रेनेड सॉइल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेनेड सॉइल। तो ये इसके कारण ये एक कारण है जो कंप्रेसिबिलिटी से क्ले में ज़्यादा होती है सैंड एज कम्पेयर टू सैंड। ओके, तो राइट आंसर इज सी इज अ राइट आंसर फॉर 87। ओके, देन नेक्स्ट select the correct statement. Coefficient of statement number 1, coefficient of compressibility of an over consolidated clay is less than that normally consolidated clay. Then B,
coefficient of compressibility of an over consolidated clay is greater than the normally consolidated clay. Then C, coefficient of compressibility is constant for any clay. Then D, coefficient of compressibility D is a none of above. तो यहाँ पे फ्रेंड्स 88 में हमारा आंसर कौन सा बनेगा? तो हम पहले ऑप्शन देख लेते कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले. ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में क्या होता है, वो पहले से कंसोलिडेटेड की हुई होती है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले से. तो ये ओके, ये सही है फ्रेंड्स. उसके बाद हम बी देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज ग्रेटर देन दैट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले. नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है. ये क्योंकि इसमें ऐसा कहता है कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा रहती है नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले से. तो नहीं, ये गलत होता है और कांस्टेंट तो रहते नहीं है, इसलिए सी और डी को तो हम नेगलेक्ट कर ही देते हैं. तो हमारा राइट आंसर है 88 में ए. ओके, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कैसे रखती है. तो यहाँ पे हमने वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का एक डायग्राम दौरा है, यानी कि एक डायग्राम ड्रॉ किया है. अब इसमें एक्स एक्सिस पे इफेक्टिव स्ट्रेस है और वाई एक्सिस पे वॉइड रेशियो है. जैसे जैसे हमारा वॉइड रेशियो बढ़ता है, हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस कम रहती है. ओके, और हमारा वॉइड रेशियो कम रहता है तब हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा रहती है. ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स. जब भी वॉइड रेशियो बढ़ता है तभी इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है, जब भी इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है तब वॉइड रेशियो बढ़ता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है तब वॉइड रेशियो कम होता है. दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज एज इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज. यानी कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गए. ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंट रेशियो बाय द स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस relation, which is called coefficient of F compressibility AV. Compressibility is depend on void ratio and total stress, effective stress. Okay, ये दोनों पे डिपेंड रहता है. Then coefficient of compressibility क्या रहती है? A, constant for any type soil, then different for different type of soil, and also different for soil under different states of consolidation, then different from different type soil but same in soil under different state of consolidation, then D, independent of type of soil but dependent on the stress history. तो फ्रेंड्स 89 में क्या रहता है हमारा, हम देखेंगे तो इसमें डिफरेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि कांस्टेंट तो रहती नहीं है, तो इसे तो हम निकाल देते हैं. कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो डिफरेंट फॉर सॉइल अंडर अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन. उसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट, यानी कि ओवर कंसोलिडेशन है, नॉर्मल कंसोलिडेशन है, इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट रहती है. ये कहने का मतलब सही है. उसके बाद डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप सॉइल बट सेम इन, नहीं तो सेम तो नहीं रहती, क्योंकि नॉर्मल में, ओवर में डिफरेंट स्टेट में भी कंसोलिडेशन डिफरेंट रहता है. तो हमारा राइट आंसर बनेगा बी. 89 में हमारा राइट आंसर रहेगा बी. ओके, देन नेक्स्ट, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रेजिस्टिंग ऑन सॉइल. तो क्या रहता है अल्टीमेट स्ट्रक्चर हमारा? तो फ्रेंड्स बी, इट इज फर्स्ट डिक्रीज विथ increase in the initial void ratio, then decrease with the decrease in a plastic limit, then increase the initial void ratio, then increase with decrease in the plastic limit. ओके, तो हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ये दोनों इन्वर्सली तो होते ही, तो दैट मीन्स हम नेगलेक्ट करने की बात करेंगे तो ये ऑप्शन डिक्रीज वाला और इंक्रीज वाला ऑप्शन निकाल देंगे. देन हम देखेंगे अब ऑप्शन नंबर ए और डी रहा हमारा, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट. तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन का इक्वेशन हमारा कौन सा रहता है? हमने आगे देखा, इस तरह हमारा इक्वेशन रहता है यहाँ पे, डेल एच इज इक्वल टू सी सी प्लस 1 प्लस ई जीरो, देन एच जीरो लॉग सिग्मा 0 प्लस सिग्मा 1 डेल चेंज, देन टोटल स्ट्रेस. इस तरह हमारा रहता है. तो इसमें क्या होता है
कि डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो। पहले हमारा अल्टीमेट सेटलमेंट डिक्रीज होता है, जबकि हमारा जो वॉइड इनिशियल वॉइड रेशियो रहता है वो ज़्यादा होता है, तभी ये डिक्रीज होता है। अल्टीमेट का मतलब क्या है? फाइनल कंसोलिडेशन एंड अल्टीमेट कंसोलिडेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है। और हमने जो अभी इक्वेशन लिखा वो फाइनल कंसोलिडेशन का था। तो इसमें क्या होता है, जो सेटलमेंट होता है वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज द इनिशियल वॉइड रेशियो। तो राइट आंसर इज 19 का 19 इज अ राइट आंसर फॉर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।